हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम के बारे में। टीनिया सोलियम क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। तो टीनिया सोलियम को नॉर्मली हम पॉक वर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक एंडो पैरासाइटिक होता है और डाइजेनेटिक होता है। और डाइजेनेटिक मतलब कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की हेल्प लेता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। टीनिया सोलियम मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एक एंडोपैरासाइटिक है, जो कि अपने स्कोलेक्स द्वारा आंत्र की म्यूकोसा से चिपका रहता है तथा शेष समस्त जो इसका जो शरीर है वो इंटेस्टाइनल कैविटी में स्वतंत्र रूप से लटका रहता है। और यह अधिकांश उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाला एक सूअर खाने वाले मनुष्यों में पाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर हम बात करें इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो इसमें आता है शेप, साइज एंड कलर। टीनिया का जो शरीर होता है वो अत्यधिक लंबा है, चपटा है, फीते के आकार का होता है और यह बहुत से खंडों में जो सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो मतलब इसकी कंप्लीट बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, जो एक पंक्ति में लगे रहते हैं। और ये रचना में लगभग समान होते हैं और प्रौढ़ जंतु लगभग 3 से 5 मीटर, लगभग 9 से 16 तक लंबे, यहाँ पर मीटर आप कह सकते हैं इसमें लंबाई होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, परंतु कुछ अवस्थाओं में ये लगभग 8 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसका रंग जो होता है वो अपारदर्शी सफ़ेद होता है, किंतु भूरा पीला या हल्का पीला भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ बॉडी। टीनिया के शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हेड, जिसको हम स्कोलक्स भी बोलते हैं, एक होते हैं ग्रीवा, नेक भी जिसको हम बोला करते हैं, और एक होता है शरीर, जिसको हम स्ट्रोबिला बोला करते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके हेड के बारे में। और सबसे पहले आप इसकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो है टीनिया सोलियम की कंप्लीट बॉडी, और ये होता है नेक और ये होता है स्कोलेक्स, ठीक है। स्कोलेक्स एक मुड़ा हुआ जो है एक तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से ये इंटेस्टाइनल कैविटी से चिपका रहता है, इंटेस्टाइन में जो है लटका रहता है। और कंप्लीट बॉडी इसके पूरी उसमें जो है इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो स्टार्टिंग में इसकी जो कंप्लीट बॉडी को अगर देखा जाए, तो इसमें जो सेगमेंट होते हैं आगे की तरफ इमेच्योर सेगमेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से सेगमेंट बनना स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे ये सेगमेंट ओल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है और वैसे वैसे इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो भी धीरे धीरे इसमें डेवलप होते हैं। तो देखो, इसमें जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम इन सभी को जो बड़े बड़े सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मैच्योर सेगमेंट मान लेते हैं। तो ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है और प्रत्येक सेगमेंट में मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर, प्रत्येक सेगमेंट के अंदर जो है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसका हेड जो है शरीर के अगले सिरे पर घुंडी के समान एक रोब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि ऑल्पिन में घुंडी के बराबर बड़ा रहता है। और यह चकोर व लगभग 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है और इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, हेड और रोस्टेलम, ठीक है। और यह सिर का अगला शंक्वाकार भाग है, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और इस पर काइटिन के बने 28 न्यूक्लियर कंटक होते हैं। और ये रोस्टेलम के चारों ओर 2 पंक्तियों में लगे होते हैं और 2 प्लांट बॉडी, ठीक है, 2 बॉडी के होते हैं। और छोटे व बड़े दोनों पंक्तियों में हुकों के कंटक जो है क्रमिक रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक हुक कंटक में एक बेस, एक हैंडल, एक शंकु के आकार का एक ब्लड होता है। देखो, इसका जो आपको माउथ वाला जो पार्ट है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसका माउथ वाला पार्ट है नेक, शोविंग एंड स्ट्रोबिलेशन, और ये है सकर्स एंड दिस इज द रोस्टेलम, ठीक है। ये एक तरह से अगर आप इसको ऊपर से देखें, ये तो अभी आप इस तरीके से देख रहे हैं, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, इस वाली स्ट्रक्चर्स को जब आप खड़े होकर देखेंगे, तब आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें जो है आप देख सकते हैं, ये जो है स्मॉल हुक है इसमें, ठीक है। इसमें ये हुक जो होते हैं, इसी के द्वारा ये जो है इंटेस्टाइन से पकड़ता है, इसका ये फंक्शन है। इसके बाकी इसके जो पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, यह रोस्टेलम के पीछे स्थित चकोर भाग है और जिस पर यह प्याले के समान इसमें सकर्स पाए जाते हैं। और इसमें एक पृष्ठ तल, एक अधर तल तथा 2 अन्य पार्श्व तलों पर होते हैं। हुक सकर्स की सहायता से टीनिया पर सिर पोषक की आंत्र की दीवार से मजबूती से चिपका रहता है। बात करते हैं इसके नेक के बारे में। नेक सिर व स्कोलक्स के पीछे पृष्ठ अधर सतह पर चपटी खंड विहीन
ठीक है, और एक नेक होती है, मतलब वो सेगमेंटेड नहीं होती। इसकी जो नेक की अगर हम बात किया जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इसका नेक होता है ये अनसेगमेंटेड होता है, बाकी सब धीरे धीरे सेगमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो नेक वाला पार्ट जो होता है अनसेगमेंटेड होता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बॉडी ऑफ स्ट्रोबिला, इसकी जो कंप्लीट बाकी जो नेक को छोड़ करके जितनी भी बॉडी बची हुई है इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और स्ट्रोबिला को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जंतु का ग्रीवा के बाद शेष शरीर जो होता है वो स्ट्रोबिला कहलाता है, जिसमें 800 से 1000 खंड जो होते हैं वो क्रमवत लगे रहते हैं। अब इन खंडों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, दूसरा होता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, तीसरा है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। अब देखो यहाँ पर हम प्रोग्लोटिड्स क्या है, तो प्रत्येक खंड को हम बोलते हैं, देखो प्रत्येक खंड में मेल एंड फीमेल जनन अंगों का एक सेट होता है, और जनन अंगों का क्रमबद्ध रूप से पाया जाना ही प्रोग्लोटाइजेशंस कहलाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक खंड जो होते हैं वो प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड। अब देखो जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं ये नए बने हुए अभिन्नित खंड हैं, जो कि गर्दन के ठीक पीछे स्थित होते हैं, और इसमें जनन अंगों का या पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, ये मतलब ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स मतलब स्टार्टिंग में भी बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी इमेच्योर हैं, मतलब इसमें अभी पूरी तरह से ना तो इसमें सेक्स ऑर्गन कंप्लीट रूप से डेवलप होते हैं, ना कि बाकी अलग स्ट्रक्चर्स भी इसमें डेवलप नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर ओल्ड होते चला जाता है, वैसे वैसे इसकी मेच्योरिटी बढ़ती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे ओल्ड होगा द मेच्योरिटीज इंक्रीज। ठीक है, मेच्योरिटी भी इसकी इंक्रीज होती रहती है। तो अब देखो जो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं इन खंडों में जो है फुल मेल एंड फीमेल, ठीक है, फुल मेच्योर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई जो है समान होती है, और ये लगभग 600 से लगभग 400 से 600 तक होते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ये शरीर के सबसे पिछले भाग में पाए जाते हैं, इसमें केवल गर्भाशय पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है, जो कि अत्यधिक बड़ा व ब्रांचेड होता है और लगभग संपूर्ण खंड में फैला रहता है। इसमें एम्ब्रायोस वर्धन डेवलपमेंट की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इन खंडों को जनन अंग या निषेचन की क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। उनकी चौड़ाई की अपेक्षा जो है लंबाई बड़े होते हैं। ठीक है, तो यही है सिस्टम। उसके बाद हाँ एक और पॉइंट है, शरीर के पिछले प्रोग्लोटिड शरीर से अलग होकर पोषक की फिसिस के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो उसका मल होता है, फिसिस होता है, उससे बाहर आ जाते हैं, और प्रोग्लोटिड्स के अलग होने की इस क्रिया को बोला जाता है एपोलाइसिस। आइए डिस्कस करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। टीनिया की जो बॉडी होती है वो क्यूटिकल की एपिडर्मिस का उसमें अभाव होता है। ठीक है, टीनिया की बॉडी में क्यूटिकल एवं सेलुलर एपिडर्मिस का अभाव होता है, और यह निम्न स्तरों से जैसे टेगुमेंट से बनी होती है। देखो आप इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, टेगुमेंट एंड आधार कला, इंटेगुमेंट्री मसल्स एंड पैरेन्काइमा। तो आइए बात करते हैं टेगुमेंट के बारे में। टीनिया की समस्त देह कोशिका जो होती है वो इंट्रासेल्यूलर स्तर की ढकी रहती है, इसे हम टेगुमेंट कहते हैं, और यह बाहरी मोटा रोधी स्तर है, और यह प्रोटीन का बना होता है तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के निविष्ट रहता है, और इसमें चैनल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, चलिए इसकी बॉडी वाल को मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देखो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन को ना देखते हुए डायरेक्टली हम डायग्राम को देखते हैं। अगर हम इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमको स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ओपनिंग ऑफ ग्लैंड सेल, ये इसमें ग्लैंड सेल नज़र आ रही है, नर्व एंडिंग नज़र आ रही है, और ये ऊपर की तरफ आपको पता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम एपिडर्मिस बोल देते हैं। ठीक है, डर्मल मतलब कि आप समझ सकते त्वचा है, ईपी मतलब कि ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर एपिडर्मिस मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली जो त्वचा है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी इसमें स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, जैसे ग्लैंड सेल्स एंड वर्टिकल मसल्स, नर्व फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, सब क्यूटिकुलर सेल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है एंड सर्कुलर मसल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आता होता है, और होमोजीनियस लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी हाई पावर का होता है, मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तब वो हमें इसको और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करने को मिलता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें पोर कैनाल प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, एंड एंडोप्लाज्मिक कैनाल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट, मतलब जितनी भी और भी स्ट्रक्चर्स हैं हमको काफ़ी हाई पावर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हमने देखा इसके डायग्राम को, ठीक है, इसकी एपिडर्मिस को या फिर इसकी बॉडी वाल को, तब हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स नजर आई। इसमें हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दिए, प्रोटीन क्रिस्टलॉइड फैट्स भी दिखाई दिया, और लाइट स्टेनिंग सेल भी दिखाई दी, टेगुमेंट सेक्रेटिंग
एंड मिसेनकाइमल सेल्स भी दिखाई दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दिया, न्यूक्लियस दिखाई दिया, गोल्जी बॉडी दिखाई दिया, सर्कुलर मसल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, टेगुमेंट, ये सब स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये था कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। धन्यवाद।